12 की जो नागरिक शास्त्र है उसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, शीत युद्ध का दौर। और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, द कोल्ड वॉर एरा। तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे अध्ययन करते हैं जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक चला, जिससे संपूर्ण विश्व को हानि हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, ठीक है। फिर 1939 से 1945 के मध्य ये द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1945 के मध्य। इसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्वी एशियाई, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर भाग में भी शामिल थे, ठीक है। भारत के जो पूर्वोत्तर भाग है वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। भारत, घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं जिम्बाब्वे ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के बंधन से मुक्त हो गए, ठीक है। जो भारत, घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जो देश हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद आज़ाद हुए थे, ठीक है। नए नए नव स्वतंत्र हुए थे जब ये शीतकाल युद्ध चला था। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात, यानी बाद में 1945 के बाद विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद ही समकालीन विश्व युद्ध यानी जो अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसमें शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का दौर प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी 1945 के बाद जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ द्वितीय, उसी के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। ये विचारधारा है। इस दौरान विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका, सोवियत संघ का उदय हुआ, ठीक है। दो महाशक्तियाँ उभर के आई, अमेरिका और सोवियत संघ, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र यानी नए नए देशों को अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की। जो नए नए देश आज़ाद हुए उनको ये जो दोनों गुट हैं ये पिछलग्गू देश के रूप में दूसरे देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। पिछलग्गू देश उन्हें कहते हैं, या नव स्वतंत्र देशों को अपनी कम्युनिटी बनाना, ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कि हमारे देश में ये गुट, मतलब ये गुट में, जैसे अमेरिका चाहता था कि हमारे गुट में ये देश शामिल हों, और सोवियत संघ चाहता था हमारे गुट में देश शामिल हों। वास्तव में शीत युद्ध न इन दोनों के बीच वर्चस्व की कूटनिरपेक्षता वो शामिल होने की कोशिश की। वास्तव में शीत युद्ध इन दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम था, ठीक है। वर्चस्व, यहाँ वर्चस्व का लड़ाई था, यानी कौन दुनिया में राज करेगा, किसकी चलेगी, ठीक है। ये जो है वर्चस्व स्थापित करना होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, इसी के बीच एक गुट निरपेक्ष आंदोलन था। ये क्या था? महाशक्तियों के वर्चस्व को चुनौती दी तथा इन चुनौतियों में, यानी जो नॉन अलाइन देश थे, नॉन अलाइन मूवमेंट वाले देश, इन्होंने महाशक्तियाँ जो थीं उनके गुट में शामिल नहीं हुए, ठीक है। ये आंदोलन अलग देशों ने, यानी नए स्वतंत्र देशों ने, नव देशों ने ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। स्वयं को दोनों देशों महाशक्तियों से अलग रखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने अपना गुट बना लिया, जो नए देश से आज़ाद हुए थे, ठीक है। इन गुटों से अलग दो गुट थे ना, इसके अलावा भी एक नया गुट बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इस शीत युद्ध से आशय क्या है? तो शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्थिति बनी रहती है क्यों? क्योंकि विचारधारा की लड़ाई चल रही है। अन्य शब्दों में कहें कि शीत युद्ध को विचारधारा का युद्ध भी कहा जा सकता है, ठीक है। विचारधारा का युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ष 1939 के 45 पश्चात दो महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवियत संघ के उदय के कारण उत्पन्न हुई थी, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विजेता देश थे, और मुख्य रूप से ये जो देश दो थे, सोवियत संघ और अमेरिका, ये महाशक्ति के रूप में उभर के आए। यानी इनके पास ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे, चाहे सैनिक रूप से चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में। शीत युद्ध ने कभी युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं किया, ठीक है। वास्तविक युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के परिणाम से परिचित थी, ठीक है। वो जानती थी कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और सैनिक संपन्न है तथा टेक्नोलॉजी से लेस हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास, दोनों के पास है और तो अच्छी थी।
अतः दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध के दौरान धैर्य का परिचय दिया। ठीक है, दोनों मतलब धैर्य रखा। शीत युद्ध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? शीत युद्ध में दो महाशक्तिशाली जैसे अमेरिका और सोवियत संघ गुट सम्मिलित है। ठीक है, दो गुट थे, अमेरिका की तरफ गुट वाला और सोवियत संघ गुट वाला। ठीक है, अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवादी गुट। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे तथा दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। ठीक है, तो अमेरिका के सैनिक गठबंधन कौन कौन से? नाटो, अमेरिका ने नाटो सैनिक गठबंधन बनाया हुआ था, और सीएटो। ठीक है, और वही रूस ने, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बता देंगे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से ये आशा की जाती थी कि वे तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। ठीक है, यहाँ शीत युद्ध के दौरान जो गुटों में एवं उनके सहयोगी देश थे छोटे मोटे जो शामिल होते थे अमेरिका या रूस की तरफ, उनको तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। ठीक है, मतलब जो देश हैं, अमेरिका हो चाहे रूस हो, वो हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे, चाहे आर्थिक सामाजिक किसी भी प्रकार से। ठीक है, चाहे सैनिक हो। शीत युद्ध काल में यानी नाटो ये अमेरिका के सेना संगठन है। ठीक है, सैनिक संगठन ये नाटो अमेरिका की तरफ से, सीएटो भी अमेरिका का एक संगठन है, सैनिक संगठन। ठीक है, और वारसा ये रूस का संगठन है। ठीक है, रूस का सैनिक संगठन है वारसा। पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये शीत युद्ध काल में। आगे चलते हैं। आगे है शीत युद्ध की प्रकृति। ठीक है, शीत युद्ध की प्रकृति कैसी है तो देख लेते हैं। शीत युद्ध की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला है, शीत युद्ध की प्रकृति एक कूटनीतिक युद्ध की थी। हाँ, यहाँ कूटनीतिक युद्ध, कूटनीतिक यानी कौन अच्छे से कूटनीतिक रूप से उभर के आएगा। कूटनीति बहुत छोटी नहीं है, बहुत ही इसका बड़ा मतलब पूरा है, इसलिए कूटनीति छोटा शब्द नहीं है। इसमें युद्ध होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती थी। ठीक है, ऑब्वियसली इसको कि हमें लगता था कि युद्ध हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि विचारधारा मानसिक रूप से या कहीं कूटनीतिक रूप से बहुत ही तेज़ी से ये विचारधारा फैल रही थी। दोनों महाशक्तियाँ युद्ध को लेकर तैयार नहीं थीं, लेकिन कूटनीतिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, कुछ देशों के सामने और अन्य देशों के सामने। इसके अंतर्गत दोनों राष्ट्र यानी सोवियत संघ और यूएसए सहयोगी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विचारधाराओं तथा मान्यताओं पर अधिक बल देते थे। इसके अंतर्गत के जो दोनों देश थे सोवियत संघ और यूएसए सहयोगी देशों पर यानी जो पिछलग्गू देश थे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विचारधाराओं तथा मान्यताओं पर अधिक बल देते थे। ओबियसली अपनी विचारधारा सब थोपते थे कि हमारी विचारधारा से चलो, हम आपको ये मदद करेंगे वो मदद करेंगे। ठीक है, तो कोई भी है हमारी सहायता करो यानी हमारे पीछे लगो। तो ये देश चाहते थे छोटे देशों पर अपना वर्चस्व जमाना। निर्बल राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों राष्ट्रों आर्थिक सहायता तथा कूटनीतिक प्रयोग करते थे, ऑब्वियसली अपने पिछलग्गू बनाने के लिए। इसकी प्रकृति वास्तविक युद्ध की नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से प्रभावित वाक युद्ध की थी। ठीक है, वाक बोले तो वॉल से, बोलने से। ठीक है, वाक। इस युद्ध को किसी युद्ध की पूर्व स्थिति के रूप में जाना जा सकता है। हाँ, वो इसलिए पूर्व स्थिति यानी कैसी पहले स्थिति बनी। इशाक डोयर के अनुसार क्या कहें, इस शीत युद्ध की प्रकृति ट्रस्टकी की ब्रेस्ट लिस्टोक में की गई प्रसिद्ध घोषणा का स्मरण दिखाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था कि ना युद्ध ना शांति। ठीक है, ना ही युद्ध है और ना ही शांति है। चलिए आगे चलते हैं। शीत युद्ध के कारण क्या हैं? शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं जिन्होंने दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध को जन्म दिया। क्या है? पहला है परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार हुआ तो ये शीत युद्ध का प्रथम कारण बना। यूएसए तथा ब्रिटेन परमाणु बम की तकनीक को गुपचुप तरीके से हासिल कर चुके थे। ओबियसली यही सबसे ज़्यादा कारण था। जो ब्रिटेन और अमेरिका था, इन्होंने छुपके से परमाणु बम बनाया और ये रूस को भनक नहीं लगी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बताया नहीं, इसीलिए रूस गुस्सा हो गया। इसलिए ये सब विचारधारा लड़ाई हुई कि रूस ने कहा अमेरिका से कि आपने मुझे ये बताया कि नहीं कि परमाणु बम आपने बना लिया। ठीक है, जब जापान पे मारा गया था परमाणु बम तब रूस को पता चला था
कि ये भी एक चीज़ है, लेकिन इन्होंने हमसे छुपा के रखी, यानी अमेरिका ने रूस से छुपा के रखी है, इसीलिए रूस नाराज़ हुआ। लेकिन सोवियत संघ को इसकी भनक नहीं थी। जैसे सोवियत संघ को इस बात का पता चला, वे अमेरिका से क्षुब्ध हो गया था। दोनों शक्तियों के मध्य बेमनस से बढ़ गया। ठीक है, मतलब अंदर से भावनाएं कि हम ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता। पहले ये अमेरिका और ये रूस दोस्त थे। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कौन भरियो हो यो कोड़ी। तो ऐसे ही अमेरिका ने रूस के साथ किया, चोरी कर ली। ठीक है, गुरु के मित्र के साथ। सोवियत संघ द्वारा यूएनए की आलोचना। ठीक है, जो सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना की, मतलब ये वहाँ क्या कहें, जो इंटरनेशनल जो है मतलब संस्था है, उसके द्वारा सोवियत संघ ने आलोचना की। सोवियत संघ ने आलोचना की यूएसए की। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यूएसए की आलोचना करना शुरू कर दिया था। यहाँ की पत्र पत्रिकाओं में केवल यूएस विरोधी लेख और समाचारों को ही प्रमुखता दी जाने लगी। इसके कारण यूएस प्रशासन तथा जनता दोनों सोवियत संघ के विरोधी हो गई। ठीक है, ये कहने मतलब है ये अपनी सेना या मतलब लोगों को, जो अमेरिका की जो मतलब नीति है या मतलब विचारधारा है, उसको ये पालन नहीं करता है। ठीक है, उसका विरोध पूरी तरीके से करता है सोवियत संघ। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्यों पालन करेंगे। फिर दूसरा कारण बना बर्लिन की घेराबंदी। जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन जो जर्मनी की दीवार है, ठीक है, बर्लिन की घेराबंदी, दीवार बनाई गई थी। बर्लिन ये राजधानी है। ठीक है, 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। इस बात को लेकर पश्चिमी देशों का मत था कि ये कार्रवाई शांति की पूर्ण स्थापना को शीघ्र ही समाप्त कर देगी। तो जो भी शांति बनी हुई है, और ये जो है रूस ने जो किया है वो शांति से बहुत ज़्यादा मतलब शांति नहीं होने देगा। आगे चलते हैं। सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया। सोवियत संघ की सोच में संयुक्त राष्ट्र यूएसए का एक प्रचार तंत्र था। हाँ, ओबियसली वीटो। इस कारण उसने पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए सभी प्रस्तावों को वीटो का प्रयोग करके निरस्त करना शुरू कर दिया। इससे यूएसए के साथ कटुता और बढ़ गई। ठीक है, तो सोवियत जो पश्चिमी देश थे वो सोवियत संघ के विरुद्ध प्रस्ताव लाए थे, लेकिन सोवियत संघ ने उसको वीटो करके रद्द कर दिया। ठीक है, ये जो पढ़ेंगे बाद में ये वीटो वगैरह ये क्या है। अगला है U-2 की घटना। U-2 यूएसए का एक जासूसी विमान था। ठीक है, U-2 का है जासूसी विमान है अमेरिका का, जिसे सोवियत संघ ने मार गिराया। सोवियत संघ का कहना था कि यूएसए क्षमा मांगे तथा जासूसी करना बंद करे। ओबियसली ये अमेरिका की रणनीति रही है, हर जगह जासूसी करवाता है अभी भी, लेकिन यूएसए ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे तनाव और बढ़ा। ठीक है, तो ये इसने तो इसका जहाज़ गिरा दिया, लेकिन अब क्यों माफ़ी मांगे वो अमेरिका, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा ना, ये माफ़ी मांगेगा। वर्ष 1961 का बर्लिन दीवार का संकट। वर्ष 1961 यूएसए द्वारा बर्लिन शहर से पश्चिमी क्षेत्रों को अधिकार वाले क्षेत्रों से पृथक करने के लिए सोवियत संघ द्वारा निर्मित दीवार का कड़ा विरोध किया गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने मोर्चे पर टैंक खड़े कर दिए। इससे दोनों के मध्य पुनः युद्ध की आशंका बढ़ गई। ऑब्वियसली क्योंकि दो भागों में जर्मनी को इन्होंने बांट रखा था, एक तरफ अमेरिका राज करता था और दूसरी तरफ रूस। ठीक है, तो ये जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वो बाद में तोड़ी गई, 1961 में तोड़ दी गई। आगे चलते हैं। भारत पाक युद्ध। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सोवियत संघ की मध्यस्थता की भूमिका यूएसए को सही नहीं लगी, इससे दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव और बढ़ गया। ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि हम ही जहाँ भी जाएं चमचा बने, लेकिन इसमें रूस भी चमचा बन के उभरा। ठीक है, चमचा बोले तो बीच का जो सलाहकार होता है चमचा कहते हैं। ठीक है, जो मतलब लोगों को वो कराता है सलाह। ठीक है, चमचा तो चमचा ही अमेरिका, वो कहता है हमें ही दुनिया में चमचागिरी चले। ठीक है, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुआ।
शीत युद्ध के परिणामों को निम्न तथ्यों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? नाटो की स्थापना, ठीक है, पहला है शीत युद्ध में नाटो की स्थापना। पश्चिमी गठबंधन ने अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये याद रखना, 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अप्रैल में। इस संगठन में 12 देश शामिल थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब याद रखना 12 देश थे। सभी देशों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे गठबंधन में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यह इसका नाटो का मुख्य उद्देश्य था, मतलब जो संधि बनाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है, जो 12 देश हैं इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है एक पर, तो सब पर हमला माना जाएगा, सभी देश उससे लड़ेंगे, ठीक है। ये जो नाटो की पावर थी, सैनिक पावर, ठीक है, ये रूल था नाटो का, इसलिए बनाया गया था। फिर है वार्सा संधि। पश्चिमी गठबंधन के नाटो की स्थापना के जवाब में, मतलब ये कि उसके नाटो के विरुद्ध में पूर्वी गठबंधन यानी सोवियत संघ ने वर्ष 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की, ठीक है। तो 1955 में सोवियत संघ ने अपना वार्सा जो सैनिक संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में सामना करना था, ठीक है। तो जो है नाटो, जो वार्सा नाटो था, नाटो संगठन, ये इसके विरुद्ध में वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया रूस के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। शक्ति प्रदर्शन एवं गठबंधन। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने विभिन्न देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, आपको दिखाना होता है कि आप पावरफुल कैसे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ऊर्जा दिखाई कि हम कैसे पावरफुल हैं। उदाहरण के लिए सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप करते हुए इस क्षेत्र में अपनी विशाल सेना की उपस्थिति को दर्शाया, ठीक है। तो सोवियत संघ ने अपनी पावर दिखाई, जिससे पूर्वी यूरोप का हिस्सा उसके प्रभाव क्षेत्र में बने रहे, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र जो मतलब जो यूरोप का था वो पूर्वी क्षेत्र रूस के फेवर में था। अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो स्थापना तथा पश्चिमी एशिया में केंद्रीय संधि संगठन द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएनटो, ठीक है। ये केंद्रीय एशिया में, केंद्रीय हो तो मध्य वाले, की स्थापना करके अमेरिका के सीटो तथा सेंटो के पक्ष में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया एवं इराक के साथ अपने संबंधों को दृढ़ता की, ठीक है। तो ये अलग, इनको अलग था और उनका अलग था, ठीक है। ये सीटो, सेंटो, नाटो, ये सब अमेरिका के थे। नव स्वतंत्र देशों की चिंता। जो नए देश उभर के आए, स्वतंत्र हुए थे, उनको क्या चिंता थी? शीत युद्ध के दौर के कारण पूरा विश्व दो पक्षों में विभाजित हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन देशों को जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, संदेह होने लगा कि वे अपनी आज़ादी खो ना दे, मतलब दोबारा में वो उपनिवेश हो जाए, ठीक है। तो डर था उन्हें, तो वो अलग रहे इनसे, ठीक है। उन्होंने अपना संगठन बनाया, गुट एंड पेच। महाशक्तियों में मुठभेड़ की स्थिति। सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों महाशक्तियाँ कोरिया वर्ष 1900 मतलब क्या क्या है वर्ष 1950 से 53, बर्लिन वर्ष 1958 से 62 एवं कांगो 1960 के दशक की शुरुआत तथा इन कई अन्य स्थानों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी, ठीक है। थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए मैं रुक रहा हूँ। चलिए, महाशक्तियों में मुठभेड़ की स्थिति इसे पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों महाशक्तियाँ कोरिया वर्ष 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962 एवं कांगो 1960 के दशक की शुरुआत तथा कई अन्य स्थानों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी। ये संकट गहराता रहा, किंतु दोनों शक्तियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद।